हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में। दोस्तों, कल से जो अपडेट आई है, मैं अभी तक आपको पूरी बात बताता हूं क्या क्या हुआ है। दोस्तों, कल हमारे पास जो खबर आई कि यूएसए ने यमन के जो हौती रिबेल्स है उनके 15 ठिकानों पे हमला किया है, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलके। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि जिसमें से 4 मिसाइल मारे हैं उनकी जो कैपिटल सिटी है सना वहां पे, और बाकी की 7 मारी है दोस्तों हौती ठिकाने जो हदीदा पोर्ट है ना वहां पे। अब दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने ये जो हमले किए हैं ये किस पे किए हैं और क्यों किए हैं। दोस्तों, इसमें कुछ हौती रिबेल्स मारे गए हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन इसमें डैमेज जो किया है वो उसके जो कंस्ट्रक्शन होते हैं पोर्ट के, वहां पे सी पोर्ट जो है हदीदा पोर्ट, वहां पे वो क्यों की है। अमेरिका का बयान आता है कि हमने इसलिए की है कि 2 दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा कि एक शिप जा रही थी जहां पे हौती रिबेल्स ने वहां पे हमला करके वो शिप को, कार्गो शिप को डुबा दिया था। तो अमेरिका ये कह रहा है कि इंटरनेशनल फ्री वाटर्स में सब देश को खुली छूट है कि आप लोग की शिप जा सकती है, आ सकती है। और ये हौती रिबेल्स क्या करते हैं, इन पर अटैक करते हैं, इसलिए हमने ये मैसेज दिया है कि इंटरनेशनल फ्री वाटर में तुम लोग ताकि हमला ना करो, इसलिए इनको मारा गया है। अब दोस्तों, दूसरी न्यूज ये है कि पिछले 4 दिन से जब से लेबनान के अंदर में इजराइल की सेना ग्राउंड इन्वेजन करके घुसी है, तब से अब तक का इजराइल का जो डेटा है ये कहता है कि 250 से ज्यादा हिजबुल्लाह के आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और दोस्तों, इसमें 21 हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर है, ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से। अब ये टॉप कमांडर जो भी थे दोस्तों, कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी देखता था, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी देखता था, कोई रॉकेट जो बनाता है उसको देखता था, कोई कम्युनिकेशन टावर देखता था। तो ये सब जो 21 हिजबुल्लाह के जो कमांडर मारे गए हैं ये इसी 4 दिन के बीच में मारे गए हैं। दोस्तों, और एक खबर आती है कि उनका जो सफीदाइन है, जो नसरल्ला का कजिन, जो हेड बना था हिजबुल्लाह का, वो भी निपटा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि शुक्रवार से, ये फ्राइडे जो हुआ है, फ्राइडे से उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं बन रहा है हिजबुल्लाह का। आपने देखा होगा दोस्तों, जिस दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, कहा था कि जबरदस्त स्ट्राइक की है इसराइल ने बेरूत में एक बिल्डिंग पे, जहां कहा जा रहा है कि अंडरग्राउंड मीटिंग चल रही है इस हसीम सफेदाइन की, जो कि हिजबुल्लाह का नया हेड है। दोस्तों, 3 दिन हुए थे उसको ज्वाइन किए हुए, 3 दिन में इसराइल ने निपटा दिया था। ये मैंने पिछले वीडियो में कहा था 2 दिन पहले आज से, ठीक। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि उस बंदे, मतलब जिस दिन मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था उसी दिन ईरान का फॉरेन मिनिस्टर वो लेबनान पहुंचा था। तो पता नहीं था किस लिए पहुंचा था, लेकिन ईरान का फॉरेन मिनिस्टर वहां पहुंच के बोलता है कि इजराइल अब हमला ना करे, कॉल फॉर पीस, क्योंकि हमने जो किया वो अपने डिफेंस में किया। अगर इजराइल हम पे हमला करता है तो हमने जो 180 बैलिस्टिक मिसाइल मारे उससे भी ताबड़तोड़ हमला हम लोग इजराइल पे करेंगे, ये कहा था। तो अब दोस्तों, डॉट्स को जोड़िए, एक बार देखिए कि वो हसीम सफीदाइन जब मारा गया था तो उसी दिन को कैसे पहुंचता है ईरान का फॉरेन मिनिस्टर, अगले दिन शाम को लेबनान में क्या करने पहुंचता। कुछ तो बात होगी। अब ये खबर निकल के आ रही है कि हाँ, लग रहा है कि हसीम सफीदाइन मर गया है। अभी तो ना हिजबुल्लाह ने ये बात पूरी कही है, ना इजराइल की तरफ से पूरी बात आ रही है। लेकिन इजराइल ने जो हमला किया था दोस्तों उस दिन रात को उस बिल्डिंग में, कहा यह जा रहा है कि हसन नसरल्ला को मारने के लिए जो 80 टन यूज किया गया था उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी वाला बम यूज किया, बंकर बस्टर। और उसमें कहा जा रहा है कि शायद वो मरने जैसा ही हालत हो गई होगी, अगर बच भी गया होगा तो मरने जैसी हालत ही होगी, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा अंडरग्राउंड छुपा था। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इजराइल ने कल क्या किया। कल से दोस्तों ये कहा जा रहा है कि बेरूत जो सिटी है वहां पे 6 मेडिकल सेंटर्स डैमेज कर दिए गए हैं। जो लेबनान से लोग सीरिया भाग के जा रहे थे दोस्तों, वो रास्ता जो है पूरा डैमेज कर दिया, फोड़ फाड़ दिया। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी वहां पहुंचे हैं, यूनाइटेड नेशन के भी कुछ लोग पहुंचे हुए जो वर्कर्स होते हैं। अब सोचिए, कहा यह जा रहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि 28 लोग मारे जा चुके हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर। अब ये वर्कर भी आपको पता ही है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर कहाँ फॉरेन से थोड़ी लाएगा, उनके जो वर्कर लेबनान में होंगे उन्हीं से काम करवाएगा दोस्तों। और हमास के अंदर में वेस्ट बैंक में आपको पता है कि वहां पे एक टेंट पे हमला करता है इजराइल, जिसमें 18 हमास के आतंकवादी मारे जाते हैं। इजराइल अभी दोस्तों जो ग्राउंड में हिजबुल्लाह और लेबनान और वेस्ट बैंक में
जो हमला कर रहा है इसमें काफी कैजुअलिटीज आई है। कल के सारा दिन का ये अपडेट है कि 25 जन मारे जा चुके हैं हिजबुल्लाह के, कल का दिन का न्यूज है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि शुक्रवार को हमारे खाली वर्कर्स को 28 वर्कर्स तो खाली मारे गए हैं। अब सोचिए, एक जगह बात आ रही है कि 25 हिजबुल्लाह के आतंकवादी मारे गए हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है हमारे 28 वर्कर मारे गए हैं। या तो वो 28 को गिरा ही नहीं है इजराइल ने इन 25 में, तो आंकड़े क्या है किसको नहीं पता। एनीवे दोस्तों, अभी हुआ ये है कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने कल एक ऐसी बात कह दी जो पूरे वर्ल्ड में, आप हर जगह ये सुन रहे होंगे, सब शॉक्ड हो चुके हैं, अमेरिका में भी पूरे वर्ल्ड में भी। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कहा दोस्तों अपने ऑडियंस को से बात करते हुए कि इजराइल को जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, उस पर डायरेक्ट हमला कर देना चाहिए, फिर देखी जाएगी क्या होता है, बाद की बात में देखी जाएगी। एक बार के लिए ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, साइट्स है, उन पे हमला करके खत्म कर दो इनको। पहले तो बाइडेन गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती, फ्रांस और ब्रिटेन पीछे हट गए हैं। फ्रांस तो मैक्रोन तो डायरेक्टली कहता है, सब कंट्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इजराइल को हथियार मत दो, क्योंकि किस सबको डर है दोस्तों कि ये कहां जाएगी ये वॉर, अब कितना बड़ा एस्केलेशन होगा इसका। क्योंकि इजराइल अभी अगर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करता है, चलिए एक बार के लिए सोचते हैं कि कर दिया सपोज, तो फिर रशिया तो 100% कूदेगा। इजराइल अभी ये चाह रहा है कि रशिया अपने S-400 हो, फिर सू की जो फाइटर प्लेन्स हो, वो सब डिप्लॉय ना कर दे ईरान के अंदर में। क्योंकि इजराइल 7 तारीख की शायद वेट कर रहा होगा, क्योंकि 7 तारीख एक अहम माना जा रहा है, सारे वर्ल्ड के एनालिस्ट यही बात कर रहे हैं कि शायद इजराइल हमला करेगा 7 तारीख को। क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 में उनके ऊपर बहुत भयावह हमला हुआ था, तो अब इजराइल भी शायद यही सोच रहा होगा कि 7 अक्टूबर को हमारे ऊपर हमला हुआ, अब 7 अक्टूबर का मजा हम तुम्हें चखाएंगे। अब क्या होगा दोस्तों किसी को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर रशिया कूदता है तो ये वॉर बहुत लंबी चलेगी, फिर अमेरिका भी पीछे कूदेगा। बाइडेन भाई बोल रहा है कि इजराइल कुछ और ऑल्टरनेटिव खोजे, ऑयल रिफाइनरी पे अटैक ना करे, न्यूक्लियर में अगर हमला करता है तो हम लोग साथ में नहीं है इजराइल के। मतलब अभी इजराइल भी सोच रहा होगा कि साला हम करे तो करे ही क्या। बाइडेन बोल रहा है ये बात, और डोनाल्ड ट्रंप अपनी रैली में बता रहा है कि ठोक दो, फिर देखेंगे। दोस्तों अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आता है तो आप लिख लीजिए ईरान का जीना हराम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ईरान के बाद अगला नंबर किसका होगा पता है? कतर का। और ये कतर को भी पता है। परसों दिन कतर के एक बड़े मिनिस्टर कह लीजिए, वो मिनिस्टर साहब आके बोलते हैं गलती से मत हमला करना ईरान के ऊपर में, ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल यहीं पे तुम लोग सीज फायर कर लो, शांति बहाल करो, अच्छी बात नहीं है वॉर हो। वर्ल्ड के जितने भी आतंकवादी है सबकी ऑफिस तुमने वहां कतर में खोल रखी है, और तुम बड़ा ज्ञान दे रहे हो ईरान और इसराइल पे। दोस्तों ये कतर पता है आपको प्रोपागेंडा की मशीन फैलाता है, अल जजीरा भी उनका ही है। तालिबान का ऑफिस वहां मिल जाएगा, हमास का हेड ऑफिस वहां मिल जाएगा, हिजबुल्लाह का हेड ऑफिस वहां मिल जाएगा, हौती लोग का यमन में जो है उनका भी ऑफिस आपको मिल जाएगा। क्योंकि ईरान क्या करता है, गुंडागर्दी करता है पूरे मिडिल ईस्ट में, अपने ये 3 कुत्ते छोड़े हुए हैं ना, इसलिए वो गुंडागर्दी करता है। तो कतर क्या करता है, बुद्धि लगाता है कि एक काम करते हैं, इनका हेड ऑफिस यहाँ खोल लेते ताकि ईरान हम पे तो कुछ नहीं करेगा। जबकि बीच बीच में आपने देखा होगा ईरान सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी पे ड्रोन से हमला कर देता है, जो हौती यमन में है उनसे हमला करवा देता है, जिसके खिलाफ सऊदी सालों साल से लड़ रहा है। तो कतर समझ गया कि ईरान के साथ बनानी है तो एक काम करो, इनकी हेड ऑफिस यहीं खोल दो, हम तो बचे रहेंगे, हमारी ऑयल रिफाइनरी तो बचेगी। कतर अपने आप को खलीफा समझने लग गया, सऊदी और यूएई से अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी चलती नहीं है। तो इजराइल को पता है कि ईरान एक बार निपट गया ना, कतर का बोल चेंज हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज में दोस्तों बोले, नेचुरल गैस आज की दुनिया में न सऊदी के पास ज्यादा है न यूएई, अगर है तो ईरान के पास है, ये सबको पता है। अगर ऑयल रिफाइनरी में करता है ना दोस्तों, तो आप लिख के रख लीजिए, ऑयल और गैस के प्राइस इतने ज्यादा शूट करेंगे कि पूरे वर्ल्ड इसमें कोई नहीं बचेगा, कोई छोटा मुल्क भी नहीं बचेगा ना बड़ा मुल्क बचेगा। आप सोचिए, अब इंडिया का बजट अगर
सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं कि $100 बिलियन का हम लोग गैस और फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। अगर दाम बढ़ गए तो वही $100 बिलियन की जगह अब बिल आने लगेगा $140 बिलियन, $150 बिलियन। बजट तो खराब होगा ना इंडियन गवर्नमेंट का, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। तो ये दिक्कत है अभी पूरा वर्ल्ड में। अभी इसलिए अमेरिका भी बोल रहा है कि भाई उसको छोड़ के कुछ और टारगेट देख ले। और इसराइल बोलता है मैं तो ऑयल रिफाइनरी तो उड़ा के रहूंगा, वो नहीं तो उससे कम नहीं। तो उससे अब कम नहीं तो क्या बचता है? न्यूक्लियर साइट्स प्रोग्राम ईरान की। तो इसराइल ने मन बना लिया कि जो भी हम करेंगे इतनी कॉन्क्रीट तरीके से और इतनी बुरी तरह से ईरान की हालत खराब करेंगे कि ईरान के परखच्चे उड़ जाए। और ईरान बोल रहा है ना दोस्तों, ये जो हवा में फेंक फेंक के बड़ी बड़ी धमकी दे रहा है ना, ये खोमेनी कल आके शुक्रवार की प्रेयर में उन्होंने बड़े बड़े डायलॉग मारे कि ईरान का अंत, इसराइल का अंत आ रहा है। अब इसराइल को हम लोग बोलते हैं गलती से हमला मत करना। 180 जो बैलिस्टिक मिसाइल मारे वो तो एक मिनिमम से एक छोटा सा टीजर था, पूरा पिक्चर तो अभी बाकी है। फिर 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था उसको बताया लीगल और लेजिटिमेट, कि जो हुआ तुम्हारे साथ 7 अक्टूबर को वो सही हुआ, सोचिए। और यूनाइटेड नेशन ने भी 7 अक्टूबर 2023 पे जो आतंकवादी हमला हुआ था हमास का, जिसमें 1250 से 1300 यहूदी मारे गए थे दोस्तों, उसको आतंकवादी हमला नहीं पकड़ा है अभी तक। यूनाइटेड नेशन ने उसको आतंकवादी हमला घोषित नहीं किया है। इसलिए ईरान इतना बड़बोलागिरी कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे उसको पता है कि अमेरिका अगर उसके साइड से लड़ेगा तो हमारे पास रशिया है। अभी 4 दिन पहले सीरिया के अंदर में, यमन में, सीरिया के पास में जो एयरबेस था रशिया का एयरबेस, उसके पास में एक वेपन्स स्टोरेज फैक्ट्री थी, डिपो था वहां पे। इसराइल ने वहां ताबड़तोड़ 30 मिसाइल मार के पूरा वेपन सिस्टम, पूरा फैक्ट्री उड़ा दी, वेयरहाउस उड़ा दिया। अब उसमें से ज्यादातर वेपन सब हिजबुल्लाह को वहां से ट्रांसपोर्ट होते थे, सीरिया के माध्यम से, सीरिया से होके लेबनान में घुसते थे ये हिजबुल्लाह के पास, तो वो भी भस्म कर दिया। तो इजराइल अभी किसी से नहीं डर रहा, वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है और वो क्लियर माइंड से भाई है कि ईरान को हम मजा सिखाएंगे। अभी ईरान के सपोर्टर लोग सोशल मीडिया में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रही, इजराइल डर गया, इजराइल डर गया। कल को आप लिख के रख लीजिए, जिस दिन इजराइल हमला करेगा ईरान पे, यही लोग रोना रोएंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे दोस्तों, विक्टिम कार्ड। ये देखिए मासूमों पे हमला हो रहा है, इजराइल को कोई नहीं रोक पा रहा है, ये गलत बात है। भाई वो मासूम नहीं थे जिस दिन तुम लोगों ने 1250 यहूदियों को मारा था 7 अक्टूबर 2023 में? तब ये लोग नाच रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे। अगर इनके फुप्पा लगता है ना नसरल्ला, जो मारे जाने पे दोस्तों ये लोग मातम मना रहे थे प्ला कार्ड लेके, यहाँ पे इंडिया में कुछ जगह में मातम मना रहे थे, प्ला कार्ड लेके नारा नारा चिल्ला रहे थे, नसरल्ला जिंदाबाद, ये वो फलाना डिकना, जैसे उनके सगे फुप्पे लग रहा हो नसरल्ला। नसरल्ला खुद आतंकवादी है, लेबनान के लोग खुद बोलते हैं, मुसलमान तो इस लोग बोलते हैं, मुस्लिम लोग बोलते हैं, ईरान के लोग भी बोलते हैं, और लेबनान में जो मुस्लिम है वो लोग बोलते हैं कि वो तो आतंकवादी था, अच्छा हुआ मर गया। लेबनान के अंदर सेलिब्रेशन हुआ है भाई। तो ये खोमेनी जो बोल रहा है ना, ये डर के मारे। और वो एक चीज है भाई खोमेनी का, उसने कल बाहर आके जो स्पीच दी सबके सामने, ये प्रूफ कर दिया कि मैं डर के नहीं बैठा हूं। क्योंकि बहुत प्रोपागेंडा फैल रहा था कि भाई ये छुप के बैठा है, कोई बंकर में छुप गया है, और यही लग रहा था क्योंकि वो छुप के बैठा था। ये खुद ईरान की फोर्सेस ने कहा था, ईरान की मीडिया ने कहा था कि वो अभी बंकर में कहीं सेफ लोकेशन में छुपे हुए हैं। लेकिन वो बाहर आके चल कल धमकी दी ना, कल लाखों की संख्या में तेहरान के अंदर में लोग इकट्ठा होके उसके भाषण सुन रहे थे। इसराइल नहीं सुन रहा होगा? इसराइल इतना टाइम ले रहा है हमला करने के लिए, तो क्यों ले रहा है? कुछ तो कॉन्क्रीट सोच रहा होगा। इसराइल ऐसे नहीं सोचता, दुश्मन उसके सोचेगा कि अच्छा यहाँ से एयर से हमला करेगा तो एक काम करते, ये करते हैं वो करते हैं। पेजर से हमला कर दिया था, हिजबुल्लाह की माथा खराब हो गया था। ईरान की खोमेनी भी अपना सर खुजा रहा था कि भाई ये तो जो जैसे सोचते हैं हम लोग वैसे हम ये तो जो जैसे सोचते हैं हम लोग वैसे हमला करता ही नहीं, ये तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के करता है। तो इस बार भी इसराइल वैसे ही कुछ करने वाला है, जो भी करेगा तरीके से करेगा। और ये रिजीम चेंज की जो इसराइल ने बात की है ना दोस्तों, मजाक नहीं था। क्योंकि खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने जब ईरानियन से बात की, 3 मिनट का मैसेज दिया ईरानियन को, उसमें सिंपली कहा गया कि आपका वक्त आ चुका है आजाद होने का, आप लोग जितना जल्दी हो सके उससे ज्यादा जल्दी हम लोग आपको आजादी दिलाएंगे। आप लोग सोचेंगे कि 2 महीने लगेंगे, 2 महीने भी नहीं लगने देंगे। तो कुछ ऐसे ही हवा में बात नहीं की, तुक्काबाजी से नहीं,
कुछ सोचा ही होगा और ईरान का प्लान रेडी होता है। ईरान में के मोसाद का दोस्तों बहुत इन डेप्थ इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं वो ईरान में, ईरान की पूरी सिस्टम में, रिजिम में। तो उनका टारगेट खाली नसरल्ला सॉरी खमेनी को उड़ाना नहीं है, उनकी ये पूरा सिस्टम को उड़ाने का। ऐसे ही वो प्रेसिडेंट हवा में हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नहीं मारा गया था, कुछ तो होगा, कोई किसी ने तो किया होगा ना। इस्माइल हानिया वैसे मरता ईरान के अंदर, उनकी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेडक्वार्टर में वो था, वहां पे किसी ने मार दिया। कौन मार सकता है, सबको पता है। एनीवे दोस्तों, आप लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? कुछ नई अपडेट आती है तो हम लोग पक्का आपसे अपडेट शेयर करेंगे तुरंत। और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों, नया चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।